तो दोस्तों बात है साल 1991 की, जब भारत का हाल कुछ इस तरह था जैसे आज पाकिस्तान का है। महंगाई आसमान छू रही थी और पूरा देश आग में जल रहा था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जगह जगह दंगे हो रहे थे और इसी बीच राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है। इसके बाद देश की सरकार और रुपया दोनों आए दिन गिरते रहते हैं। साथियों, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि भारत के पास सिर्फ 89 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा बचती है, जिससे सिर्फ 2 हफ्तों का खर्च चलाया जा सकता था। एक तो पहले ही भारत देश कर्जे में डूबा हुआ था और अब कोई भी देश इसे कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। देश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी। हालात यहाँ तक आ पहुँचा कि देश का गोल्ड गिरवी रखकर कर्जा लिया गया, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। कर्जे को अगर समय पर वापस नहीं किया गया तो देश डिफॉल्ट हो जाएगा और एक बार फिर से गुलाम बन जाएगा। और तभी हीरो की तरह सामने आते हैं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. इन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसका नाम था LPG, जिसका मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ये है क्या और किस तरह से इससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई थी। वेल दोस्तों, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर। कि आखिर देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से गिरी कैसे। तो हालात शुरू होते हैं साल 1990 से, जब तेल के दाम आसमान छूने लगे। जहां तेल का बिल तकरीबन एक मंथ में $2 अरब होता था, वहीं ये कीमत बढ़कर $5.7 अरब हो गई। साथ ही कुवैत में इराक के हमलों की वजह से वहां काम कर रहे हजारों स्वदेशियों को वापस बुला लिया जाता है। इससे वहां से होने वाली इनकम भी रुक जाती है। साथ ही गरीबी में आटा गीला करने का काम किया था राजनीतिक अस्थिरता ने। 1989 में आम चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिली, तो इस टाइम कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाने से मना कर दिया। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें आरजेडी को 143 सीटें मिली थी और बीजेपी की 85 सीटों को मिलाकर सरकार बनाई गई। और ये वही दौर था जब देश सबसे ज्यादा अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था। देश भर में जाति के नाम पर दंगे हो रहे थे। तो दिसंबर में अडानी ने रथ यात्रा निकाली तो माहौल और भी गर्म हो गया था और फिर बीजेपी ने आरजेडी से अपना हाथ खींच लिया और सरकार गिर गई। और इसके बाद दिसंबर 1990 में बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया था। साथ ही मई 1991 में आम चुनाव होने तक चंद्रशेखर की केयर टेकर सरकार रही। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है। इसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई और इस बार पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। 20 जून 1991 को कैबिनेट सचिव ने नरसिम्हा राव को 8 पेज का टॉप सीक्रेट नोट दिया और जब पीवी राव ने पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और कहा, क्या भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब है? नरेश चंद्र ने जवाब दिया, नहीं सर, इससे भी ज्यादा खराब है। जनवरी 1991 में सिर्फ 89 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा बची थी, जिससे सिर्फ 15 दिन का खर्च उठाया जा सकता था। अलेक्जेंडर अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि 21 जून को मैंने मनमोहन सिंह के पास फोन लगाया और बताया कि पीएम नरसिम्हा राव आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और इकोनॉमिक्स में अच्छी जानकारी थी। तो पहले उनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। फिर सुबह जब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह से मिलने आए और उनको भारत की दशा बताई, साथ ही कहा, कुछ भी करो, चाहो तो मैं तुमको पीएम तक की पावर देता हूँ, बस इस मुसीबत को किसी तरह दूर करो। और उसके बाद मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और मनमोहन सिंह के शपथ लेने से पहले नरसिम्हा राव ने मजाक में कहा था, इस काम में तुमको पूरी आज़ादी है। अगर हमारी नीतियाँ सफल हुई तो हम सब मिलकर उसका श्रेय लेंगे, अगर असफल होती हैं तो सारा भांडा मैं तुम्हारे सर फोड़ूंगा। तो दोस्तों फिर होता है रुपए का अवमूल्यन, यानी कि डिवैल्यूएशन। इसको आसान भाषा में समझे तो रुपए की वैल्यू में कमी करना और सामानों में वृद्धि करना। 1 जुलाई 1991 को रुपए का डिवैल्यूएशन किया गया, जिससे मुद्रा 9% गिरा दी गई। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, रुपए को तो अभी और भी जलील होना था। तो 48 घंटे के बाद 3 जुलाई को फिर से डिवैल्यूएशन किया गया, रुपए को 11% और गिरा दिया गया। नरसिम्हा राव के पीएम बनने के 2 हफ्ते के बाद मुंबई में आरबीआई से बंद गाड़ियों का काफी
काफिला रवाना होता है। विनय सिद्धपति, हाफ लायन हाउस नरसिम्हा राव ट्रांसपोर्ट इंडिया में लिखते हैं, इन गाड़ियों में 21 टन सोना लदा हुआ था, जिसको एयरलाइन विमान में लाद कर लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया और उससे जो डॉलर मिले उसकी वजह से भारत पर लदे कर्जे को थोड़ा डिले कर दिया गया। दोस्तों 24 जुलाई 1991 को दिल्ली में भयानक गर्मी थी। दोपहर के 12:50 सोए थे। दोस्तों ये वही वक्त था जब देश की तकदीर बदलने वाली थी। तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक बजट देश के सामने रखा और 1992 तक देश के हालात नॉर्मल हो गए थे। साथियों इस बजट में ऐसी कौन सी नई नीतियां अपनाई गई थी जिससे देश के हालात सही हो गए थे, आइए जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट LPG था। पहले क्या था कि कोई भी छोटा बिजनेस करने के लिए लाइसेंस जरूरी था, तो अब मेडिसिन, वाइन शॉप, राशन और विस्फोटक को छोड़कर बाकी सबसे लाइसेंस को हटा दिया। तो ये हुआ लिबरलाइजेशन। बैंक और हॉस्पिटल जैसी बहुत सी चीजें पहले सरकार के अंडर में आती थी, जिससे सरकार को काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने रेलवे, RBI जैसी कुछ जगहों को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट कर दिया, जिससे लोगों को रोजगार मिला ही साथ ही इनके टैक्स से सरकार का फायदा भी हुआ। तो इस चीज को नाम दिया गया था प्राइवेटाइजेशन। और दोस्तों जब से भारत आजाद हुआ था तब से विदेशी कंपनियों को यहाँ पर बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये डर था कि फिर से ये लोग भारत पर कब्जा न कर लें। लेकिन इस बजट के बाद उनको भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम खुद का पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट नहीं बना सकते और कोई भी कंपनी में किसी भी इंडियन को पार्टनरशिप देनी पड़ेगी, जिसमें 49% के हिस्सेदार तुम होंगे और 51% के हिस्सेदार इंडियंस होंगे। और उसी के बाद हीरो के साथ होंडा मिलकर हीरो होंडा बनी और सुजुकी के साथ मारुति मिलकर मारुति सुजुकी बनी। इसके बाद विदेशी फैक्ट्री भारत में लगी, जिससे बहुत से बेरोजगारों को काम मिला। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद टैक्स को कम किया गया, एक्सपोर्ट को फ्री किया गया और उत्पादन पर सरकार ने बहुत हद तक लगान को कम किया। इन सब का बेनिफिट यह हुआ कि एक साल के बाद ही 1992 में इकोनॉमी सुधर कर नॉर्मल हो गई। और आगे चलकर 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूल भी बनवाए। मनरेगा जैसी योजनाओं को लाकर देश की बेरोजगारी को काफी हद तक कम कर दिया और मनमोहन सिंह 2 बार PM बने और 2004 से 2014 तक वे देश के PM रहे। साथ ही 2014 में भारत इकोनॉमी के मामले में तीसरे नंबर पर थी। इतना सब करने के बाद भी मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कह के बुलाया जाता था। हालांकि सभी लोग तो नहीं कहते थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इनको मनमोहन सिंह कहा जाता था। साथ ही वो कम बोलते थे लेकिन बहुत पढ़े लिखे थे, 3 से ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास। वो अक्सर एक शेर कहा करते थे, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और उन्होंने 5 से ज्यादा किताबें भी लिखी थी। तो दोस्तों ये बातें थी कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह से रिलेटेड, जिन्होंने भारत को दोबारा गुलाम होने से बचाया था और भारत को उस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।